Hello everyone. So today we are going to discuss about RBI policy कि RBI किन सिनेरियो पे रेट बढ़ाते हैं और किन सिनेरियो पे रेट कम करती है, और RBI जो रेट कम करती है वो कौन से रेट होते हैं, और इन जनरल नॉर्मल पब्लिक को इससे क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रेट्स कितने टाइप से होते हैं, इंटरेस्ट रेट कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा लैंडिंग रेट। लैंडिंग रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो हम बैंक को पे करते हैं। लाइक हमने होम लोन लिया, ऑटो लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, कोई भी लोन लिया, तो उस पर जो रेट चार्ज कर रहा है बैंक, इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, उसे लैंडिंग रेट बोलते हैं। बोरिंग रेट जो बैंक हमें पे करता है। लाइक हमने कोई सेविंग अकाउंट खोला है, वहां पे हमने कुछ अमाउंट रखा है तो उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने एफडी की है, वहां पे हमें कुछ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो जो बैंक हमें पे कर रहा है वो बोरिंग रेट होता है। एंड वैसे ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे एनपीएस हो गया, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गई। तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी होती हैं जहां पे गवर्नमेंट हमें एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से कम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड है, उन पे भी कुछ कूपन रेट हमें मिलता है जो कि एज अ इंटरेस्ट ही रहता है। तो ये सभी रेट में आरबीआई कौन सा चेंज करता है? तो इन सभी रेट्स में आरबीआई इनमें से किसी रेट को चेंज नहीं करता। आरबीआई अपने बेंचमार्क रेट को चेंज करता है जो कि होता है रेपो रेट। और रेपो रेट जैसे ही चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, उन सभी के रेट चेंज हो जाएंगे। अगर आरबीआई बेंचमार्क रेपो रेट को बढ़ाएगा तो यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सभी के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। और अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे आपका एफडी अकाउंट हो, चाहे आपका होम लोन हो, चाहे आपका ऑटो लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या गवर्नमेंट बॉन्ड हो, या फिर कोई स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हो, लाइक एनपीएस हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो गई, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हो गई, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ये सभी लिंक रहते हैं आरबीआई के रेपो रेट से। तो आरबीआई इन सभी को कंट्रोल नहीं करता है, आरबीआई केवल रेपो रेट को कंट्रोल करता है। रेपो रेट को बढ़ाएगा या कम करेगा तो ये सभी रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सो अनदर क्वेश्चन जो हमारे माइंड पे आता है कि यहाँ पे जो बैंक्स हैं या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें किस बेसिस पे कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, वो कैसे डिसाइड होता है? तो जो इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट होगा, वो डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है उसे हम ये सामने एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए 1980s पे, 1980 पे 1 कप ऑफ टी, एक कप चाय की जो कीमत थी, प्राइस था, वो 1 रुपीज था। ईयर ऑन ईयर थोड़ा थोड़ा बढ़ के 2020 पे ये 10 रुपए हो गया। अब ये जो प्राइस चाय का, एक कप चाय का प्राइस 1 रुपए से 10 रुपए हुआ है, वो अचानक से नहीं हुआ है, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। अब वो जो थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ा है उसको मेजर करने के लिए, वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि महंगाई बढ़ी है। उसको मेजर करने के लिए टूल्स होता है इन्फ्लेशन। तो जितना हर साल महंगाई बढ़ती है उसको हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन के थ्रू। अगर 10% इन्फ्लेशन है मतलब हर साल 10% से महंगाई बढ़ रही है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए पे आज आप कुछ गुड्स खरीद सकते हो। एक साल बाद आप वही सामान 100 रुपए पे नहीं खरीद पाओगे क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो आप अपने 100 रुपए अभी कहीं ऐसी जगह लगाना चाहोगे जिससे आपको एटलीस्ट एक साल बाद उतना पैसा मिल जाए जो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सके, इन्फ्लेशन से ज्यादा हो सके। तो इन दैट सिनेरियो आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहोगे जहां पे आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा पैसे मिले, जो इन्फ्लेशन रेट है उससे बेटर इंटरेस्ट मिले। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी इंटरेस्ट रेट रहते हैं वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं इन्फ्लेशन से। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। आरबीआई का
मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे जो आरबीआई पॉलिसी लाता है, उसका सबसे मेन ऑब्जेक्ट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। तो यहाँ पे हम समझेंगे आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल रखता है। उससे पहले हम समझेंगे आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ दीज टू पॉलिसीज। गवर्नमेंट की इकोनॉमी से रिलेटेड दो पॉलिसीज होती हैं। पहली होती है फिजिकल पॉलिसी, जो कि साल में एक बार बनाई जाती है, जिसे हम बजट बोलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इसे ड्राफ्ट करते हैं और पार्लियामेंट पे प्रेजेंट करते हैं। बजट पे, फिजिकल पॉलिसी पे गवर्नमेंट कितना डेवलपमेंट कर रही है, किस पर्टिकुलर सेक्टर पे कितना फंड इन्वेस्ट कर रही, कितना पैसा लगाएगा, ये सब वहां पे डिसाइड किया जाता है कि आने वाले साल पे हम कहां पे क्या क्या काम करेंगे जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने पे हेल्प करेगा। अब गवर्नमेंट ने एक टारगेट दे दिया कि हमें इतना इतना पैसा यहां लगाना है जिससे ये पर्टिकुलर सेगमेंट, ये पर्टिकुलर एरिया ग्रो होंगे। अब उसके बाद रोल आता है मॉनेटरी पॉलिसी का, आरबीआई का। आरबीआई का काम होता है कि थ्रू आउट द ईयर उससे इकोनॉमी सिचुएशन फेवरेबल रखनी है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ प्रॉपर चलती रहे और गवर्नमेंट ने जो फिजिकल पॉलिसीज पे टारगेट दिए हैं वो इजिली मीट हो जाएं। तो यहाँ पे इकोनॉमी सिचुएशन फेवरेबल रखने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो होती है। एक तो प्रॉपर मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करना, दूसरा इन्फ्लेशन कंट्रोल पे रखना। लिक्विडिटी मेंटेन कैसे करेंगे वो अपन आगे समझेंगे। अभी अपन समझते हैं इन्फ्लेशन कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो इन्फ्लेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आरबीआई के पास दो टूल्स होते हैं। तो पहले हम टूल्स का बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पे चेंज करना। अगर आरबीआई यहाँ पे आरबीआई ने देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी रेट भी बढ़ा सकती है। आरबीआई का जो बेंचमार्क रेट है उसे बढ़ा सकती है। बेंचमार्क रेट इज रेपो रेट। अगर आरबीआई अपना बेंचमार्क रेट बढ़ाता है, अपना रेपो रेट बढ़ाता है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, चलिए समझते हैं। लैंडिंग रेट बढ़ जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, मतलब आपके लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे होने से क्या होगा, आप बिजनेस लोन आपको महंगा पड़ेगा, आप बिजनेस लोन कम लोगे। होम लोन महंगा पड़ेगा, आप घर कम खरीदोगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर होम लोन लोगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, तो वहां पे आप होम लोन भी कम लोगे। गाड़ियां भी कम खरीदोगे क्योंकि ऑटो लोन भी आपको महंगा पड़ेगा। वहीं पे अगर हम दूसरी तरह देखें, बोरोइंग रेट भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बोरोइंग रेट बढ़ने से आपको सेविंग अकाउंट पे, आपके इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा इनकम मिलेगी। तो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अपने बैंक में रख दोगे। अब यहाँ पे देखिए, आप ये सिचुएशन देखिए, आपको बिजनेस लोन महंगा मिल रहा है तो आप बिजनेस लोन नहीं लोगे। अब बिजनेस लोन नहीं लोगे तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपांड नहीं करोगे, ठीक है। वहीं पे दूसरी जगह आपको इन्वेस्टमेंट पे बेटर रेट मिल रहा है, तो आप बिजनेस में कम लगाओगे, बैंक में ज्यादा पैसा रखोगे। यहाँ पे लिक्विडिटी कहां होगी, मार्केट में, बिजनेस में, क्योंकि आपको लोन महंगे पड़ रहे हैं बट आपको इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा पैसा लगाओगे, ठीक है। मनी फ्लो मार्केट में लो हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब सभी ने पैसे कहां पे लगा दिए हैं, बैंक पे लगा दिए हैं। डिमांड क्या होगी, अब आपको होम लोन महंगा पड़ रहा है, ऑटो लोन महंगा पड़ रहा है, पर्सनल लोन महंगा पड़ रहा है, आपको एजुकेशन लोन महंगा पड़ा, ऑलमोस्ट सभी कुछ जितने भी आपके लिवरेज थे वो महंगे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी डिमांड कम हो जाएगी, आप घर कम खरीदोगे, आप गाड़ियां कम खरीदोगे, आप फॉरेन टूर पे कम जाओगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कम यूज करोगे, क्योंकि ये महंगा हो गया है। इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन यहाँ पे जस्ट बिकॉज आपका डिमांड कम हो गया है, डिमांड कम हो गया है, जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, डिमांड कम हो गई, लोग खरीद नहीं रहे, घर खरीद नहीं रहे, गाड़ी खरीद नहीं रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे रिसोर्सेस है, घर
हो गया, गाड़ी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो इन सभी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे डिमांड कम हुई तो प्राइस कम हुए, और प्राइस कम होने के कारण डायरेक्टली हमारा इन्फ्लेशन कम हो गया, कंट्रोल हो गया। तो जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, रेट बढ़ा के आरबीआई ने यहाँ पे इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। लिक्विडिटी कम हुई फॉर द टाइम बिंग, ये लंबी प्रोसेस नहीं होती, थोड़े टाइम की प्रोसेस होती है। यहाँ पे आरबीआई ने अपना लिक्विडिटी थोड़ी कम करके, मार्केट में जो मनी फ्लो था उसको थोड़ा कम करके इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कम कर दिया, और यहाँ पे सिचुएशन पहले जैसी नॉर्मल हो सकती है। सेकंड सिनेरियो क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो आरबीआई को यहाँ पे अपने रेपो रेट को कट कर सकता है। आरबीआई को भी अपने रेपो रेट को कट करना चाहिए। कट करने से क्या होगा सिचुएशन, चलिए उससे भी डिटेल पे समझते हैं। अगर आरबीआई ने यहाँ पे अपने रेट्स कट किए तो आपकी लैंडिंग रेट चीप हो जाएंगे, आपको घर सस्ता मिलेगा। घर सस्ता मिलेगा मतलब होम लोन सस्ता मिलेगा, आपको सस्ता होम लोन मिलेगा, सस्ता ऑटो लोन मिलेगा, सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा। घर ज्यादा खरीदोगे आप, गाड़ियां ज्यादा खरीदोगे, आपका बिजनेस लोन सस्ता हो गया, आप ज्यादा बिजनेस में पैसे, ज्यादा आप लोन लोगे और अपने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाओगे, बिजनेस को एक्सपांड करोगे, बिजनेस को एक्सपांड करोगे, ठीक है। बोरोइंग रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि रेट कट हो गए तो बोरोइंग रेट भी कम हो जाएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट पे कम पैसा मिलेगा, आपको सेविंग पे पैसे नहीं मिलेंगे, ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, एफडी पे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, आप स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, आप बैंक में कम पैसे रखोगे, बिजनेस पे ज्यादा पैसा लगाओगे, क्योंकि बैंक पे अब आपको इनकम नहीं हो रही है, आप बिजनेस पे ज्यादा लगाओगे, ठीक है। फिर मार्केट का मनी फ्लो क्या होगा, मनी फ्लो मार्केट में क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे मनी फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग बैंकिंग सिस्टम में पैसे नहीं रख रहे हैं। अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोग मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, घर ज्यादा खरीद रहे हैं, गाड़ी ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। मार्केट फ्लो बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज, मार्केट में पैसे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसे भी हैं, काफी ज्यादा लोग बाइंग भी कर रहे हैं, सस्ता पड़ रहा है, यहाँ पे डिमांड भी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और थोड़ा थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज होगा, जो कि इकोनॉमिकली अच्छा होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ने के कारण डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से इकोनॉमी की ग्रोथ के बढ़ने के चांसेस भी हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट डेवलप हो रहा है। अगर आप देखो तो इंडियन मार्केट पे भी अगर आप देखो तो कुछ सालों पहले 10% 15% आपको इंटरेस्ट मिला करता था, अभी 5% 6% आ गया है। रेट कम हुए हैं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हुई है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है ओवर द पीरियड, जो सिचुएशन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन है इंटरेस्ट रेट का, वो इन्फ्लेशन से डायरेक्ट है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। क्या हमेशा ये सिचुएशन फॉलो करते हैं? अभी के सिनेरियो पे, करंट सिनेरियो पे हम देखें तो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए, आरबीआई को क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट हाइक करने चाहिए। बट एक्सपर्ट की अगर देखें या फिर नॉर्मली भी देखें तो सब बोल रहे थे नहीं नहीं, अभी इंटरेस्ट रेट आरबीआई को नहीं बढ़ाना चाहिए। या फिर जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा होगा पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक ने अपने रेट कट किए थे, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था फिर भी रेट कट किए थे। क्यों किए थे? तो इसके लिए जो सिनारियो है, अगर कोई पैंडेमिक है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो वहां पे इन्फ्लेशन से ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, लिक्विडिटी। आपको आपके मार्केट में एटलीस्ट लिक्विडिटी बना के रखनी पड़ेगी कि आपके मार्केट में प्रॉपर लिक्विडिटी बनी रहे। अगर लिक्विडिटी आपके मार्केट में बनी रहती है तो वहां पे इन्फ्लेशन को लेटर बाद में आप मैनेज कर सकते हो। बट अगर लिक्विडिटी कम हो गई तो वहां पे इन्फ्लेशन आप फिर मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी के सिनेरियो पे अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना चाहिए।
बट सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं है। अभी क्यूबिट के न्यू वेरिएंट्स फाइंड किए गए हैं कुछ प्लेसेस पे, जिसका थ्रेट है कि माइट भी हो सकता है क्यूबिट के केसेस फ्यूचर पे बढ़ जाएं। अगर क्यूबिट के केसेस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर प्रॉब्लम हो गया तो वहां पे आरबीआई को वापस अपने रेट कट करने पड़ेंगे। अगर रेट कट करेंगे, फर्स्ट सिचुएशन हमने देखा ना, जब रेट कट करते हैं तो आपको लोन सस्ता हो जाता है, आपको बैंक में सेविंग पे कम पैसे मिलते हैं, तो आप क्या करते हो, बिजनेसेस पे ज्यादा पैसा लगाते हो। बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाने के कारण मार्केट फ्लो बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ती है। तो जब भी आपको लिक्विडिटी बढ़ानी हो तो आप वहां पे कर सकते हो, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आप इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हो। ठीक है। सो अभी एट अ करंट सिनेरियो यहाँ पे इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी दोनों ही इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट है। तो एज ऑफ नाउ आरबीआई को इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मार्केट सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी पे थोड़ा लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और लिक्विडिटी कम होगी तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफी ज्यादा हैम्पर कर सकती है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को ऑटोमेटिकली कम होने देना चाहिए, और फॉर द टाइम बीइंग अब इंटरेस्ट रेट काट नहीं सकते, इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकते फर्दर, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बट हम यहाँ पे एक सिनेरियो तो कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जितना है उतना ही रखें। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो और हमें लिक्विडिटी भी चाहिए मार्केट पे, तो हम इंटरेस्ट रेट को एट इज जो पर्टिकुलर लेवल पे चल रहा है उसी लेवल पे रखेंगे, ना उसे हम बढ़ाएंगे ना हम उसे कम करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो है कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या इंटरेस्ट रेट कट करना ही इकलौता ऑप्शन है? नहीं, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी होता है। अगर आपको लिक्विडिटी बढ़ानी है तो आप इंटरेस्ट रेट कट ना करने की जगह न्यू करेंसी भी प्रिंट कर सकते हो। आप नई न्यू करेंसी प्रिंट करोगे तो मार्केट में ज्यादा लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे, और ज्यादा पैसे होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा परचेज वगैरह कर सकते हैं, जिससे लिक्विडिटी बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ सकती है। बट वो सबसे डेडली ऑप्शन होता है। अगर गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट कर दे ऐसे सिनेरियो पे, तो वहां पे इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, करेंसी प्रिंट कर दी गई है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, और करेंसी जैसे प्रिंट की गई, करेंसी का फोर्स मार्केट में आया, तो वहां पे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा, इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा। जो सिनेरियो हमने दो देशों के साथ देखे भी, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला के साथ भी सेम सिनेरियो हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट की, और एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करने के कारण वहां पे इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वहां पे इकोनॉमी बहुत बुरी सिचुएशन पे चली जाती है। तो करेंसी प्रिंट करना कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। बेटर ऑप्शन होता है यहाँ पे आरबीआई अपने रेट्स के थ्रू ही इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को मैनेज करे। अब अनदर सिनेरियो कि यहाँ पे तो हमें समझ में आ गया कि अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से रेट कैसे चेंज हो गए। अब आरबीआई सेंट्रल बैंक अगर रेट चेंज कर रहा है तो हमारे स्टॉक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे सेक्टर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये 4 सेक्टर होते हैं, बैंक, एनबीएफसी, ऑटोमोबाइल और इंफ्रा रियल एस्टेट, जिनको हम रेट सेंसिटिव स्टॉक्स या रेट सेंसिटिव सेक्टर्स बोलते हैं। सो क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर रेट कट हुआ? तो हम समझते हैं, अगर आरबीआई ने रेट कट किया तो यहाँ पे बैंक्स का तो देखिए दोनों साइड होता है। इनके बैंक और एनबीएफसी के पास लैंडिंग भी होती है, बोरोइंग भी होती है, मतलब इन्होंने लोन दिए भी हैं और इन्होंने लोन, इनके पास डिपॉजिट और सेविंग्स भी है। तो इनका समहाउ ज्यादा लॉस नहीं होता, ये सेंसिटिव होते हैं। यस, रेट चेंज होने से इनका बिजनेस चेंज होगा, बट समहाउ वो डिपेंड करेगा इनके पास, किसके पास लैंडिंग ज्यादा है, किसके पास बोरोइंग ज्यादा है। जो ज्यादा इंपैक्ट होता है, जो ज्यादा प्रैक्टिकल इंपैक्ट हम देख सकते हैं, वो ऑटोमोबाइल और इंफ्रा पे देख सकते हैं। अगर रेट कट हुआ है, रेट कट इज पॉजिटिव फॉर ऑटोमोबाइल एंड रियल एस्टेट। अगर आरबीआई ने रेट कट किए, ऑटो लोन सस्ता हो जाएगा, ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो रेट कट ऑटोमोबाइल के लिए पॉजिटिव होता है, और वही सेम रियल एस्टेट और इंफ्रा के लिए भी। अगर रेट कट हुए हैं तो ऑब्वियसली
हाउसिंग लोन, इंफ्रा लोन सस्ते हो जाएंगे और यहाँ पे भी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर रेट बढ़े हैं, रेट हाइक किए गए हैं, तो ऑटोमोबाइल की डिमांड माइट भी हो सकता है कम हो जाए और रियल एस्टेट की डिमांड भी कम हो जाए। तो रेट कट पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर रेट कट हुआ है तो ये सभी हमारे रेट सेंसिटिव स्टॉक के लिए पॉजिटिव होता है, और रेट अगर बढ़े हैं तो इनके लिए फॉर द टाइम बिंग निगेटिव हो जाता है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसे रेट बढ़ाना पड़े। रेट वो तभी बढ़ाते हैं जब उनकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए रेट बढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन होता है। सो फाइनली यहाँ पे हमने एक छोटा सा कंसेप्ट समझने का कोशिश की है। आई होप आप लोगों को सिचुएशन अभी क्लियर होगी। अब आप खुद इंटरप्रिटेट कर सकते हो कि किस सिचुएशन पे आरबीआई को रेट बढ़ाने चाहिए और किस सिचुएशन पे आरबीआई को रेट कम करने चाहिए। और अगर आरबीआई वहां पे रेट सरप्राइजली अपोजिट करती है तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा वो भी आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।